गगन सर, सबसे पहले आंसर राइटिंग के बारे में थोड़ा शुरुआत कर देते तो सेशन शुरू हो जाए, क्योंकि 40 मिनट्स की इसकी भी रहती है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग का काफी बड़ा योगदान रहता है। हमारे जो जनरल स्टडीज के 4 पेपर है और ऐसे पेपर, ये 5 पेपर में जो आंसर राइटिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो इसकी जो एक ब्रॉड रणनीति बता देता हूँ कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है। इसके साथ साथ ही थोड़ा नोट्स के बारे में बता दूंगा कि नोट्स में किस तरीके से आप आपकी जो आंसर राइटिंग है उसको बेहतर कर सकते हो। आंसर राइटिंग में जनरली हम 3 पैटर्न अपने माइक को रखिए अपने के लिए। सर आप करिए ना सभी के माइक को म्यूट, फिर ये ऑन नहीं कर पाए। आंसर राइटिंग में 3 गगन ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रिंस अभी आ रहा ऑडियो? हाँ अभी स्टार्ट हुआ है अभी। सर आंसर राइटिंग की हम बात कर रहे थे, तो आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो सबसे इंपॉर्टेंस यही रहता है कि हम इंट्रोडक्शन को और कैसे बेहतर लिखे। एक हम डेफिनेशन खुद की लिखते हैं और एक दूसरी डेफिनेशन हम किसी वर्ल्ड बैंक है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर भारत की कोई रिपोर्ट्स है उससे उसको और ज्यादा ऑथेंटिकेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्वेश्चन हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूछा है या सिविल सोसाइटी का पूछा है या फिर एनजीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं क्या करता था कि पहले से डेफिनेशन प्रिपेयर कर लिया था कि वर्ल्ड बैंक की, कि जब एनजीओ की कोई डेफिनेशन लिखनी है तो वहां पर लिखो कि विश्व बैंक के अनुसार एनजीओ ये होता है। ऐसे के पेपर होते हैं तो वहां पे हम कोशिश करो कि डेफिनेशन ऐसी हो, या तो वो हमारा जो सेकंड एआरसी है उसके द्वारा दी गई हो या फिर जो नोलन कमेटी है उसके द्वारा कोई रिकमेंड की गई हुई डेफिनेशन हो। तो इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में और कैसे कर सकते हैं, या फिर हम कोई रिपोर्ट्स आई है, जैसे अगर महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा है तो उसमें हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। या क्वेश्चन को पढ़ के हम उसका कंटेक्स्ट बता सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इस बार एथिक्स में एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में लास्ट ईयर एक डीएसपी की हत्या कर दी गई थी माइनिंग के केस में। तो वहां पे हम वो कंटेक्स्ट लिख सकते हैं कि हरियाणा में इस प्रकार की घटना पहले से हुई है। इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और इंट्रोडक्शन में हम या उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंटेक्स्ट है, डेटा है, रिपोर्ट्स है, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये हो कि इंट्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम 3 और 4 लाइन का ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर हम आधे पे अगर इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारे जो मेन पार्ट है वो काफी ज्यादा छूट जाएगा। अब सेकंड हमारी जो बॉडी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें क्या करता था कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कोशिश करो कि आपके आंसर में 10 पॉइंट हो, और 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें लगभग 15 पॉइंट हो। तो 10 नंबर के क्वेश्चनों को जनरली आप 2 पार्टों में डिवाइड कर दो, या तो वो क्वेश्चन में 2 पार्ट रहते ही है, अगर नहीं रहते तो उसमें अगर चैलेंजेस पूछे हुए हैं तो चैलेंजेस के बाद हमें वे फॉरवर्ड में 2 या 3 पॉइंट लिख दीजिए। तो जो हमारी बॉडी पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसमें वैल्यू एडिशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन के लिए आप कोई केस स्टडीज लिख सकते हो, कोई बेस्ट प्रैक्टिस रिपोर्ट है, किस कंटेक्स्ट में है, कमेटी है, काफी सारे कमीशंस बने हुए हैं, डेटा है, फैक्ट्स है, काफी सारे ट्रेंड्स है। जैसे कोई इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें किस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, इसका यूज कर सकते हैं। डायग्राम्स, अब डायग्राम में हम ज्यादातर अब क्या हम बड़ा एक पेज में एक डायग्राम बनाने की बजाय हम छोटे छोटे जो माइक्रो डायग्राम होते हैं उन पे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और उसके अलावा मैप, जैसे मैप का हम कहाँ, जैसे अगर कोई आईआर का क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, का क्वेश्चन है, हम मैप। इसके साथ ही हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट में हम दिखा सकते हैं कि कोई
इंसिडेंट है वो किस तरीके से हो रहा है। टेबल्स के द्वारा हम बता सकते हैं। पाई चार्ट्स, अगर जैसे हमारा एनर्जी कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमारा जो एनर्जी मिक्सर है उसको हम पाई चार्ट से दिखा सकते हैं कि कैसे कोयले में कितना होगा, रिन्यूएबल कितना है और न्यूक्लियर कितना है। इसके साथ ही कुछ कोट्स का भी हम यूज कर सकते हैं। फेमस पर्सनालिटी, प्रधानमंत्री की कोई बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो इन सारी चीजों का हम हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हमें यूज कर सकते हैं। अब आता है कि एक कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है कि जैसे मैं ये करता था, अगर किसी क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछे हुए हैं तो कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड में आप उसके किस तरीके से हम वो चैलेंजेस है उनको निवारण करेंगे वो हम लिख सकते हैं। कंक्लूजन हमारा हमेशा एक सकारात्मक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। उसमें हम कुछ और नई बात बता सकते हैं कि किस तरीके से इतने सारे जो चैलेंजेस है उनको हम हटा सकते हैं फिर कम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो ब्रॉड ओवरव्यू हो गया आंसर राइटिंग का। लेकिन इस आंसर राइटिंग में काफी चीजों कहाँ कहाँ से हमको और हमें सुधार करना है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी के सिलेबस जितनी भी की टर्म दी हुई है उन की टर्मों का आप अच्छे से खुद के एक नोट्स बना सकते हो। उसके अलावा जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि किस थीम्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनसे हमें काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है। जैसे मैक्सिमम जो सोसाइटी के क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, गवर्नेंस के क्वेश्चन है, उनमें काफी ऐसी चीज होती है कि हर 1 या 2 साल में क्वेश्चनों का रिपीटिशन होता है। इसके अलावा क्या है कि इतना सारी चीज पढ़ने के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप पहले डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली आप एक आंसर लिखिए, उसके अलावा धीरे धीरे आप दिन में 2 आंसर लिखिए, और उसके बाद आप वीकली में एक फुल लेंथ पेपर भी लिख सकते हो जब आपकी प्रिपरेशन लगभग पूरी हो गई हो। और ये मत कीजिए कि आपने जब पहले दिन ही प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उसी दिन आप आंसर राइटिंग करने लग गए, क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर कंटेंट के साथ साथ हमारे पास प्रेजेंटेशन है और जो क्वालिटी है ये काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जैसे कुछ और चीजों का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे एक मैं ज्यादातर चीज यूज करता था आंसर राइटिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे यूपीएससी ने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आंसर राइटिंग जो मेंस एग्जाम में अलग अलग पेपरों में, जिनका कि हम रिवर्स यूज कर सकते हैं। जैसे एक बार साइबर डोम के बारे में पूछा था कि साइबर डोम के बारे में कुछ बताना था इंटरनल सिक्योरिटी में। अब हम साइबर डोम का कोई भी क्वेश्चन अगर इंटरनल सिक्योरिटी का आए तो उसमें हम, और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वहां पे हम सीधा सीधा जो साइबर डोम को एज एग्जांपल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक आंसर राइटिंग को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। बाकी कृतिका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब नेक्स्ट जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे संध्या कुमारी, बागचंद जनगेड़, अमन, इन सब ने मिलकर के नोट्स मेकिंग पर स्पेसिफिकली पूछा है। इसी तरह अविनाश का भी क्वेश्चन था कि सेगमेंट वाइज नोट्स कैसे बनाने हैं, तो हम लोग उसको कवर करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि नोट्स बनाने क्यों है। नोट्स बनाने सबसे पहले आपका क्विक रिवीजन हो जाए इसलिए, दूसरा आपको बहुत सारे सोर्सेस से अलग अलग ना पढ़ना पड़े, आपका एक जगह इकट्ठा हो जाए पूरा मटेरियल, इसके लिए नोट्स बनाने, और तीसरा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए इसलिए। इन 3 पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रख करके नोट्स बनाएंगे तो आपकी नोट्स मेकिंग अच्छी होगी। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि जब आप सिनॉप्सिस बना लेते हो, एक माइंड मैप बना लेते हो पूरे टॉपिक का, तो आपको मेंस में आंसर लिखते समय पॉइंट्स तुरंत याद आते रहते हैं, तो आपका आंसर एक फ्लो में जल्दी जल्दी लिख जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी नोट्स मेकिंग इन लक्ष्य को ध्यान में रख करके करनी है। किसके नोट्स बनाने हैं उसको भी थोड़ा देख लो। सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बिखराव के साथ फैले हुए हैं, अपने सिलेबस से आप टॉपिक उठाओ और आपको लग रहा है कि 3-4 जगह से इसका मटेरियल मिल रहा है, तो उसको आप अपने एक जगह पर एकत्रण उसका कर लो। जैसे कि अभी एक स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है, केवल होस्ट के पास है। चलिए, शेयर नहीं हो पा रहा है अभी, तो हम लोग अभी देखेंगे उसको, चाहेंगे तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज किस तरह से नोट्स का कवरेज करना है उसको, वहां पर एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का मेरा नोट है, उसको पीआरएस इंडिया, मेंस 365 और लक्ष्मीकांत तीनों से जोड़ करके बनाया है। तो एक पेज में तीनों जगहों से लेकर के, सोर्सेस से लेकर के पॉइंट्स को लिख लिया है, तो वो आप एक बार रेफर करना। टेलीग्राम, यहाँ नहीं हो पाएगा शेयर तो टेलीग्राम पे होगा, तो आपको समझ में आएगा कि नोट्स एक्चुअली बनाने कैसे हैं। इसी तरह से जो नोट्स के टेम्पलेट होते हैं, एक पेज को 3-4 पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर लेते हो तो आसानी से चीजें आपको रिकॉल करने में एग्जाम में आसानी होती है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन था वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का था, वो मेरे ख्याल से गगन सर ने अच्छे से कवर कर लिया है। बाकी एक दीक्षा का क्वेश्चन था कि रेड बुक क्या हिंदी में उपलब्ध है या नहीं है, तो वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेड बुक से हमें एग्जांपल्स लेने हैं, तो उसको भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। एक ऋषिका का एग्जांपल, ऋषिका का एक क्वेश्चन था कि ट्रांसलेशन करना कैसे है, जो इंग्लिश का डॉक्यूमेंट है उसको हिंदी में कैसे लाना है, तो उसकी वेबसाइट का नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। वेबसाइट का नाम ऑनलाइन डॉक ट्रांसलेटर है। तो यहाँ पर आप पीडीएफ को अपलोड करेंगे, वो आपको इंग्लिश से हिंदी में वो पूरा पीडीएफ ट्रांसलेट करके दे देगा। बाकी गूगल ट्रांसलेटर है ये, तो गूगल ट्रांसलेटर से भी आप डॉक को पूरा पूरा हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ समस्याएं रहती हैं, ट्रांसलेशन बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा स्तर का होता है कि आपको बातें समझ में आएंगी। आगे प्रिंस सर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सबसे पहले कवर करेंगे, तो प्रिंस सर। एक्सक्यूज मी मैम आपसे एक क्वेश्चन है, कृतिका मैम आपसे। जी जी मैम हिंदी ऑप्शन में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि जैसे उसका कंटेंट दृष्टि का अवेलेबल है, तो उसमें जैसे एक तो आती है 13 बुकलेट्स और 4 क्लास नोट्स आते हैं, तो मैम इसमें कंफ्यूजन होता है कि हमें क्लास नोट्स पढ़ें या फिर 13 बुकलेट पढ़ें। मैंने जैसे उसका एनालाइज भी किया कि इसमें क्या क्या कंटेंट है और क्लास नोट्स में क्या है, तो एक जैसे इसमें बहुत ज्यादा ब्रॉड में दे रखा है जो बुकलेट्स हैं, लेकिन जो क्लास नोट्स हैं उसमें काफी सफिशिएंट दिया है, जो कि जो मेन पॉइंट है जो हमें एक राइटिंग में लिखने हैं। तो हम लेकिन अब है कि मैं बुकलेट्स पढूं या क्लास नोट से डायरेक्ट उसको रिवाइज करती रहूं उसको पढ़ पढ़ के बस, तो मैम आप इसको थोड़ा क्लियर। हाँ, क्लास नोट्स को तो रेफर करना ही है, लेकिन बुकलेट को हम लोग पूरा नहीं छोड़ सकते हैं। बुकलेट अगर आप कोशिश करो एक बार पढ़ ले जाओ, पूरी रीडिंग मार ले जाओ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। आपके आंसर्स का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और पॉइंट्स आराम से याद आएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे मेंस में याद करना, रिकॉल करना इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ कॉपी से उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रिंटेड मटेरियल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोशिश ये कर सकते हो कि प्रिंटेड मटेरियल का माइंड मैप जैसे एक पेज में सिनॉप्सिस हो जाता है ना, अगर प्रिंटेड मटेरियल को बार बार नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम एक अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं जो लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम। मैम लेकिन एक पेन ड्राइव कोर्स भी आता है, पेन ड्राइव कोर्स की जैसे 7 बुकलेट आती हैं, तो मैम करनी वो भी पढ़नी है या फिर उनको नहीं पढ़ना है मतलब? नहीं नहीं, पढ़ना है, उन सभी को पढ़ना है। वो इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था मैम, पूछ सकता हूँ? जी जी बताइए। मैम जैसे मेरा हिंदी जो ग्रामेटिकल एरर उनके जो डाउट बहुत होंगे होता है, जैसे उनको लास्ट में राजा, चलेंगे। जैसे मैम मृत्यु होता है मैम, तो स्त्रीलिंग होता है, तो मैं हमेशा राजा का मृत्यु लिख देता हूँ, लेकिन वहां पर राजा की मृत्यु होगा। तो मैम ये सभी हिंदी वर्ड्स का स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना जरूरी है, जिसके अनुसार का के की या भाषा हमेशा स्तरीय भाषा होनी चाहिए। आप एक तरह से जो चलता हुआ भाषा है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये अभ्यास से आएगा। आप ये प्रयास कर सकते हैं कि अपने आंसर्स को लिखिए और आंसर्स लिखने के बाद उनको चेक करवाइए, तो वहां से आपको जो जहां भी समस्या हो रही है बार बार आप जहां आपको फीडबैक मिल रहा है उसको लागू करने का प्रयास करिए अपने आंसर्स में। जी मैम एक हेलो मैम, क्वेश्चन है। हेलो मैम, डेली बेसिस पर फैक्ट शीट कैसे तैयार करें? साप्ताहिक करें या मंथली करें या फिर डेली बेसिस पर? हम लोग क्वेश्चंस बाद में लेते हैं, अभी हम लोग एक एक करके बोल लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में सारे क्वेश्चन साथ में ले लेंगे। ठीक है प्रिंस सर। हाँ, देखो, समय प्रबंधन को लेकर जो है लगातार काफी सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। तो देखो, दो चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट में। एक तो क्या है कि आप रिसोर्स कितना पढ़ रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्पर्स रिसोर्स पढ़ोगे तो फिर टाइम की क्राइसिस हो जाती है। तो उसको लेकर जो अभी दो बात लोगों ने कहा, एक तो नोट्स मेकिंग वो बहुत जरूरी हो जाती है। तो उससे सबसे जो जरूरी चीज है टाइम मेकिंग में, मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि आपका जो रिसोर्स है वो बहुत डिसाइड होना चाहिए। तो जब भी आप स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी बना रहे हो तो बिल्कुल डिसाइड करो कि यार इस सब्जेक्ट के लिए मुझे बस यही पढ़ना है। तो जब मटेरियल्स कम हो जाएंगे तो टाइम को लेकर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। बट देन उसमें मैनेजमेंट को लेकर जो है ना, आप एक प्रॉपर वो चार्ट बना सकते हो। जैसे आपको
टाइम ऐसे नहीं मैनेज करना है कि आज सुबह 6 बजे जगना है, 6:30 बजे ये करना है, इस तरीके से। उसके बजाय आप ऐसे देखो, 1 साल बाद अगर आपका प्रीलिम्स है 2024 में, तो आपके पास टोटल कितना टाइम बचा है और उसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसमें आपको ऑप्शनल पढ़ना है, जीएस के पेपर्स पढ़ने हैं, फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप एक ना ब्रॉड अपना वो खाका स्ट्रक्चर तैयार करो। अब उसमें क्या हुआ है कि जो स्टार्टिंग के टाइम है कुछ महीने, वहां आप ऑप्शनल और जो कोर मेंस रिलेटेड टॉपिक है जैसे एथिक्स है, सोसाइटी है, तो स्टार्टिंग के जो 4 महीने हैं या 4 या 5 महीने जो भी लगे आपको ऑप्शनल के अकॉर्डिंग, तो आप पहले उसको पढ़ो। फिर उसके बाद आप क्या करो कि अब इसमें भी क्या होता है कि उसके बाद इस तरीके से आप एक बना लो फिर कि अगले 3 महीने में उन टॉपिक्स को पढ़ूंगा जो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर आ जाएगा फरवरी मार्च, तो वहां से आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते। तो आपको सबसे पहले ना एक मैक्रो लेवल का टारगेट सेट करना है कि यार इतने इतने टाइम में मुझे ये खत्म करना है। अब क्या होगा कि उस जो मैक्रो टारगेट आप सेट किए उससे आपको माइक्रो लेवल टारगेट बनाने होंगे कि एक हफ्ते में अगर मुझे 3 महीने में एक इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो 1 महीने में इतना पढ़ना होगा। अब मान लो आपने टारगेट बनाया कि मुझे 7 या 8 दिन में लक्ष्मीकांत पढ़नी है, तो आपको पता है कि यार लक्ष्मीकांत में इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं और इसको 7 दिन में पढ़ना है, तो मैं कितना अगर एक दिन में 4 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इसको कितने देर में खत्म कर सकते। तो अगर आपने एक टारगेट सेट कर लिया है और उस टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस तरीके से सोचो कि यार रोज मैं 12 घंटे पढूं या 10 घंटे पढूं तो शायद वो पॉसिबल नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए मोटिवेशन रहता है। बट ना आप छोटे अगर टारगेट सेट कर लेते हो कि हाँ आज के लिए मेरा टारगेट ये है कि मुझे इस टॉपिक का 4 चैप्टर खत्म कर देना, तो जब आप इस टारगेट को सेट करके बस उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे तो उसका फायदा ये होगा, एक तो आपका टारगेट फुल हो जाएगा और दूसरा धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट होता जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो मेरी अप्रोच ये है कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए रेदर देन कि कितने घंटे पढ़ाई करने कितने घंटे पढ़ने से हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस में नहीं उलझना है। क्योंकि हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को करने के लिए एक पर्सन को ज्यादा टाइम लगे, दूसरे को कम लगे। तो जो नंबर ऑफ आवर हमें कितना स्टडी करना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सबसे जो बेहतर अप्रोच इसमें यही होता है कि आप टारगेट बनाकर उसको स्टडी करो, तो इस तरीके से आप टाइम मैनेज करो। ठीक है, थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर करें। अभी हम लोग एक नोट्स का फॉर्मेट देखने के लिए एक बार स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो आप लोग उसको देख लेना ताकि बाद में समस्या ना हो। आ रहा है। ये देखिए, ये संसदीय नियंत्रण जो रहता है उसके ऊपर ये नोट्स पीआरएस से जैसे आप देखो तो यहाँ पर कुछ अगर डाटा मिल रहा है तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। साथ में यहाँ ऐड करते जाओ जो भी डाटा मिल रहा है। यहाँ देखो ये पूरा ओवरऑल 3 पार्ट्स में है। एक सदन में नियंत्रण कैसे होता है, समितियों द्वारा नियंत्रण कैसे होता है, और तीसरा वित्तीय नियंत्रण कैसे होता है। और उसके बाद ये सेकेंड हाफ में इन्हीं की समस्याएं लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो संसदीय नियंत्रण में आती हैं। तो इस तरह से जब आप होलिस्टिक अप्रोच के साथ पीआरएस को, लक्ष्मीकांत को और सीए बुकलेट को तीनों को साथ में ले लेते हो तो ये आपको दोबारा उन वाली साइट्स पर नहीं जाना पड़ेगा। बंद कर दीजिए। और आपके पास ये एक पेज में ऐसा नोट आ गया कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो वो आप आसानी से फेस कर पाओगे। इसी तरह से अपने जो मेंस 365 के टॉपिक्स आते हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसका नोट आपको बना लेना चाहिए, एक सिनॉप्सिस एक पेज में ले लेना चाहिए, तो वो प्लीज आप करो। इससे क्या होगा, आपकी मसल मेमोरी बनेगी, आप लिखोगे चीजों को। अभी तो ये सिर्फ मतलब डाटा वाला था पार्ट, इसके अलावा इसी में फ्लो चार्ट हो गया, जितना भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो वो अपने नोट्स में इसी तरह से करना है। नेक्स्ट हम लोग प्रद्युम्न सर से निवेदन करेंगे। सर हैं क्या? सर ज्योग्राफी में सर का इस बार हाईएस्ट है और मतलब पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड सर ने अपने ऑप्शनल में तोड़ा है। तो सर प्लीज अगर आप ज्योग्राफी रिलेटेड और फिर जीएस3 रिलेटेड कुछ। तो सबसे पहले मैं जीएस3 को लेकर बात करना चाहूंगा। जीएस3 अगर आप बाकी के पेपर से तुलना करें तो जीएस3 थोड़ा सा अलग है। ये बहुत डायनेमिक है और इसकी खासियत ये है कि ये ज़्यादा एनालिटिकल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ये पूरा
मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं जो एनालिटिकल आते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि क्या बाजार व्यवस्था में इंक्लूसिव डेवलपमेंट संभव है? ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा अधिकांश जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड आते हैं कि आपको ये पता है, इसके बारे में प्रोज कॉन्स बताइए, इसका क्या इम्पैक्ट है और वे फॉरवर्ड बताइए। और वो सारा का सारा जो मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही होता है। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि सबसे पहले तो आप इसके सिलेबस को कॉम्प्रिहेंड करें, और दूसरी आती है आंसर राइटिंग की व्यवस्था कि इसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है। इसमें आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर से या अच्छे जो रीडिंग मटेरियल्स हैं उनको पढ़कर वहां से फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज उन सबको एक अलग पन्ने में रखें और उनको डेली रट्टा मारें ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा आप यूज कर सको। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो कि फॉर एग्जांपल भूस्खलन को लेकर, लैंडस्लाइड्स को लेकर, तो जनरली लैंडस्लाइड को लेकर क्वेश्चन जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है कि क्या कारण है लैंडस्लाइड्स के, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए एनडीएमए के गाइडलाइंस क्या क्या हैं। तो इन सब में अगर आप कारण लिखने जा रहे हैं तो कारण 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो हर उसमें आपको पॉइंट्स के साथ साथ अगर एग्जाम्पल देते जाओगे तो उसका एक इम्पैक्ट अलग ही आता है कि अगर ज्यादा बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड हुआ, तो फॉर एग्जांपल आप क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो 2013 में लैंडस्लाइड हुआ था, केदारनाथ त्रासदी आई थी, उसका एग्जांपल दे सकते हैं। भूकंप की वजह से 1950s के एरा में असम में ढेर सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे, तो इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हो। और आप ये कर सकते हो कि मैन मेड में अगर एग्जांपल देना है तो डिफोरेस्टेशन की वजह से केरला में एक सॉइल पाइपिंग की समस्या है, उसकी वजह से 2018 और 19 की वहां पर जो फ्लड्स आई थी वो इसी लैंडस्लाइड्स की वजह से आई थी। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स दीजिए। उसके बाद एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं, उन सबको एज इट इज याद करिए और उनको वहां पर आपको लिख कर आना है। दूसरी बात, एक इसमें अच्छी बात यह है कि अगर कंक्लूजन पर आप ये कर सकते हैं कि चूंकि टॉपिक फिक्स होता है, अगर इकोनॉमी में गरीबी पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गरीबी पर 50 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन उन सबका कंक्लूजन सेम होगा। आप इस तरह हर टॉपिक पर अच्छे अच्छे कंक्लूजन्स इकट्ठे करिए। साइंस टेक के मान लो 2 या 3 सवाल आते हैं तो सब पे आप एक होलिस्टिक कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। डिजास्टर के 2 क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 या 3 कंक्लूजन अच्छे अच्छे पहले से तैयार रखें। नक्सलवाद पर हर अल्टरनेटिव ईयर जो क्वेश्चन है वो लगभग रिपीट होता है। हर साल आतंकवाद पर कुछ ना कुछ रिपीट होता है, तो उन पर कॉन्क्लूजन्स आप लोग तैयार रखें। इकोनॉमी पर भी एग्रीकल्चर के मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन हैं आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। 2013 से लेकर अब तक जितने भी एग्रीकल्चर से लेकर क्वेश्चन पूछे गए, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उस पर पहले से मटेरियल तैयार रखिए। वहां जाकर बस आपको उड़ेलना है। इसमें जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा फैक्ट्स का आप यूज करोगे, जीएस 3 में उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये है जीएस 3 को लेकर। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फैक्ट सीट्स बनाएं, एग्जाम्पल की सीट्स बनाएं और उनको डेली रट्टा मारें और उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इसके लिए आप शून्य आईएएस का मटेरियल, शून्य आईएएस के फैक्ट्स का यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं। आईएएस बाबा का जो टीएलपी प्रोग्राम होता है उसमें लोग लिखते हैं आंसर्स, वहां से ले सकते हैं। टेस्ट पेपर्स हैं विजन के या किसी और के, वहां के मॉडल आंसर से उठा सकते हैं। तो आपको ये काम इसमें करना होगा। आप चाहें तो हर साल के जीएस 3 के पेपर्स देख सकते हैं, वो केवल और केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। अब इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पर। देखिए, ज्योग्राफी बहुत ही लेंदी और ट्रिकी सब्जेक्ट है। इसमें नो डाउट नंबर लाना थोड़ा सा टफ रहता है। और पिछले कुछ साल से, खासकर 2017 से, उन्होंने पैटर्न बहुत ही अजीब कर दिया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मैं आपको ऐसा नहीं है 5 मिनट में ऐसा कुछ बता नहीं सकता, 5-10 मिनट में, कि क्या करें आप एग्जैक्टली। लेकिन आप सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए। हर एक वो मैं शेयर कर दूंगा कि हर एक टॉपिक के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके अलावा मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि जो 500 प्लस करके एक कोर्स चलाते हैं हिमांशु सर, गाइडेंस आईएएस के, उसके नोट्स आपको क्लास नोट्स मार्केट में मिल जाएंगे।
आप उनको अच्छे से पढ़िए। फिर इसके साथ ज्योग्राफी की एक अच्छी बात यह है कि आपको इसमें ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत चाहिए। तो आप पिछले जो 30 इयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनमें काफी सारे रिपीट होते हैं, तो आप उन 30 इयर्स के क्वेश्चंस को बस केवल उन पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए लगातार। इसके साथ साथ जो हमारा पेपर 1 है ज्योग्राफी का, वो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत मांगता है और एग्जाम्पल्स उसके लिए चाहिए। एग्जाम्पल्स भी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल दे दें, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है उसका जो नेचर है पेपर 1 का। तो आप थ्योरीज को अच्छे से पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स के लिए कलेक्ट करिए। वो आपको स्टैंडर्ड गाइड्स में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप विकिपीडिया का यूज़ करिए, सबसे अच्छा सोर्स विकिपीडिया है इसके लिए। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का यूज़ करिए, या फिर और भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर। मैंने रिसर्च आर्टिकल्स कुछ पढ़े थे और तब जाकर जो केस स्टडीज हैं वो इकट्ठा की थी। इसके बाद आप जब पेपर 2 है ज्योग्राफी का पेपर 2 जो है वो, उसमें आपको जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है वो जीएस टाइप का ही होता है, लेकिन आप सिर्फ जीएस टाइप का नहीं लिखेंगे उसे। उसके लिए जरूरी है आप जो पेपर 1 में जो यूज किया है, जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, उनको यूज करें। ज्यादा भी यूज नहीं करना है। मैंने एक बार अपने अटेम्प्ट में ये गलती करी थी 2019 में आई थिंक, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरीज का यूज किया था पेपर 2 में, तो उसमें मार्क्स नहीं आए थे। मैक्सिमम एक क्वेश्चन में 1 या 2 थ्योरी का यूज करिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। एक काम ये कर सकते हैं कि पेपर 2 में जनरली लोग उतनी मेहनत नहीं करते। पेपर 2 में जो सिलेबस है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सिलेबस के हर पॉइंट पर शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, 1 पेज के शॉर्ट नोट्स, और उनको रट लीजिए। उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, उनको डायरेक्ट वहां पर लिख कर आना है। और एक बात ये है, हेलो मैम, मैं नीतू कुमारी। एक मिनट आप थोड़ा सा और रुकिए। इसके अलावा जो ज्योग्राफी का पेपर 2 है उसमें मैपिंग आती है, और मैपिंग आपकी जितनी ज़्यादा सही होती है उसी के अनुपात में आपको पेपर 2 में मार्क्स मिलते हैं। 10 मैपिंग आती हैं जो टोटल 20 मार्क्स की होती हैं। आप प्रयास करें उसमें से ज़्यादा मैपिंग सही करने का, आप इससे बच नहीं सकते। मैंने भी इस बार अपने जो लेटेस्ट जो अटेम्प्ट दिया था उसमें मैपिंग पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, और मेरी 10 की 10 मैपिंग सही हुई थी, तो उसकी वजह से पेपर 2 में मार्क्स आए। मैपिंग कहाँ से पढ़नी है, क्या करना है, वो मैं आपको इसी चैनल पर जो लिंक है और जो मटेरियल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन था हेलो हिंदी मैम, साहित्य। हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड। हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी, और जो भी टॉपर्स हैं अन्य सब्जेक्ट्स के वो हम लोग प्रयास करेंगे। आगे हम लोग जुड़े रहेंगे। आज की ये मीट शुरुआत है, आगे जो भी टॉपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे उनको इसी तरह से मीट के माध्यम से हम लोग जोड़ेंगे। एक राकेश कुमार का क्वेश्चन था व्याख्या को करने को लेकर के हिंदी साहित्य में। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप जब उत्तर तैयार करते हैं अपने, तो वही आपको व्याख्या में विशेष में भी लिखना होता है। तो उत्तर तैयार करते समय आप तुलना, समानता, इस तरह के उदाहरण जब अपने किसी रचना से संबंधित तैयार करते हैं तो उनको ही व्याख्या में प्रयोग करिए। बाकी आप ऑप्शनल का चयन कैसे करें, इस पर प्रिंस सर अंत में कुछ थोड़ा बोलेंगे कि कौन से ऑप्शनल्स आपको चुनने चाहिए। हाँ हेलो। हाँ, तो ऑप्शनल को लेकर जो डाउट है मैं उसके बारे में बता दूं, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने पहले 2 बार ज्योग्राफी से मेंस लिखा था, और हालांकि उस टाइम मुझे नहीं अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। देन मैंने ऑप्शनल चेंज लिया। तो एक रिलेटिव तुलना मैंने की है मैथिली और ज्योग्राफी को लेकर, और जैसा कि प्रदुमन बता रहे थे कि किस तरीके से जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ स्कोर नहीं होते, बट कुछ ऑप्शनल है वो आसान है। मतलब आपको ये समझना होगा यूपीएससी में कि वो लिखने के लिए होता है कि जरा और ऑप्शनल आर इक्वल, बट ये बात ऑब्जेक्टिवली करेक्ट नहीं है कि हर ऑप्शनल आपको इक्वली स्कोर देती है या फिर
उसमें एफर्ट की जो आवश्यकता होती है। तो 3-4 चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे जरूरी होता है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आप मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसे साहित्य पढ़ने में बिल्कुल ही रुचि नहीं, तो उसके लिए लिटरेचर एक इजी सब्जेक्ट होते हुए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको पढ़ नहीं पाए। तो आपका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जरूरी है कि क्या आपका इंटरेस्ट है। कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, वॉइस ब्रेक हो रही थी। न्यूज़पेपर को लेकर के गगन सर 1 मिनट में लास्ट में एक बार बता दें न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर के। जैसे एक न्यूज़पेपर सब लोग अलग अलग पढ़ सकते हैं। कोई द हिंदू पढ़ता है, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है, या फिर काफी लोग जैसे मैंने जनरली वो दैनिक जागरण में फॉलो करता था डेली। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया था। तो न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है कि एज वैसे नहीं पढ़ना कि हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ना है या फिर जस्ट नॉलेज लेने के लिए पढ़ना है। हमको ये देखना है कि एग्जाम के लिए हमारे लिए कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि सिलेबस में हमारे कौन कौन सी टर्म दी हुई है, सिलेबस में हमारा क्या क्या है। जैसे हमने न्यूज पढ़ी, कोई भी न्यूज आई, जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आई, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई न्यूज है, और तब हमें पता हो जाना चाहिए कि हमारे जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नेंस का क्वेश्चन है। अगर कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड